हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में और कार्ल मार्क्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, किस तरीके से उनका योगदान है सोशलॉजी में। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब भी हम कार्ल मार्क्स को देखते हैं तो कार्ल मार्क्स हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनमें से एक हैं। अब फाउंडिंग फादर्स क्या होता है? फाउंडिंग फादर्स हम उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने कि सोशलॉजी को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें कि हम देखते हैं जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट, इसके अलावा इमाइल डर्खाइम, मैक्स वेबर एंड इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कार्ल मार्क्स को, यानी कि जिन्होंने सबसे पहले जब सोशलॉजी कब आया 1838 में आया, उसके बाद किस प्रकार से सोशलॉजी आगे बढ़ा, तो उनमें कार्ल मार्क्स का नाम भी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 पे, यानी कि 1818 पे। कहाँ पे हुआ? टियर, जर्मनी पे हुआ। ये जानना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है क्योंकि कभी कभी हमको ये थिंकर्स का जो कार्यक्रम है उनको क्या करना होता है, एक सीक्वेंस में लगाना होता है। तो थोड़ा बहुत अगर आप प्रॉपर सन याद नहीं करते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्स वेबर पहले आए या फिर कार्ल मार्क्स पहले आए या डर्खाइम पहले आए, कौन सबसे पहले आता है, कौन सबसे बाद में आता है। तो इस तरीके की क्रोनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए, चाहे आपको ये याद न रहे कि पर्टिकुलर उनका ईयर कौन सा है। डाई हुए थे लंदन पे, यूनाइटेड किंगडम पे 1883 पे। नेशनलिटी इनकी थी जर्मन और ये एक जूइश थे। आगे देखते हैं इनके बारे में। तो इनकी जो थ्योरी है, जो मार्क्स की थ्योरी है, उसे हम बोलते हैं मार्क्सिज्म, यानी कि मार्क्सवाद। जब भी हम मार्क्सवाद की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं किसी न किसी आइडियोलॉजी की, ठीक है, किसी न की विचारधारा की। तो मार्क्सवाद क्या एक विचारधारा है और इसमें हमको मार्क्स की विचारधारा में सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हमको दिखता है जो कार्ल मार्क्स की राइटिंग्स है और फ्रेडरिक एंगल्स की जो राइटिंग है। अब इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया है? तो इन्होंने हिस्ट्री का एक एनालिसिस किया है, जिसको कि हम बोलते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म या फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस, जिस तरीके से मार्क्स ने किया है। इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से जो भी का समाज है, जो कि हम कहते हैं कैपिटलिस्टिक समाज है, उससे पहले के समाज किस तरीके से रहे, किस तरीके से ये कैपिटलिज्म अंत होगा, किस तरीके से जो बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट है उनकी क्या अवस्था रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कौन बात करता है? मार्क्सिज्म की हमारी थ्योरी बात करती है। ठीक, मार्क्सिज्म के अंतर्गत अगर हम देखें, मार्क्सवाद के अंतर्गत देखें तो हम देखते हैं मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी की कौन सा ऐसी क्या कहते हैं दर्शन शास्त्र किस तरह से रहा, किस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या आइडियाज़ थे। इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी और साइंटिफिक सोशलिज्म को इसमें देखते हैं। ठीक, मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी की अगर हम बात करें तो इसके सोर्सेज के रूप में हम देखते हैं इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमी, जर्मन फिलोसॉफी पॉलिटिकल इकोनॉमी से संबंधित है और फ्रेंच सोशलिज्म क्या है, एक साइंटिफिक सोशलिज्म का एक आधार है। ठीक है, और इनको कार्ल मार्क्स को फादर बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। ठीक है, कार्ल मार्क्स को बोला जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। तो ये फैक्ट रूप में आपको याद रखना है कि किन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है। अब इसी आधार पे इनके जो मेथड्स को हम बोलेंगे पॉजिटिविस्टिक मेथड। ठीक, यहाँ पे हमने मार्क्स को भी जोड़ दिया पॉजिटिविज्म से, क्योंकि पॉजिटिविज्म क्या बात करता है? हमेशा साइंस की बात करता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी की बात करता है और विदाउट एनी बायस की बात करता है। तो इस आधार पर कार्ल मार्क्स भी एक पॉजिटिविस्टिक थिंकर हैं। अगर हम आगे देखते हुए चले तो मार्क्स ने अलग अलग टाइप की क्या बताई है, थ्योरीज बताई हैं। ठीक है, और इन्हीं थ्योरीज में से कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि निकल के आती हैं, जैसे कम्युनिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं और मार्क्सिज्म की बात करते हैं। तो ये हैं क्या, इनको एक ब्रीफ में हम देख ले रहे हैं। तो जब भी हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो ये ब्रिंग करता है सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशन ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्किंग क्लास इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्सिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो मार्क्सवाद की बात करेंगे तो मार्क्सवाद हमेशा ये बात करता है कि इस दुनिया पे या फिर किसी भी समाज पे दो वर्ग होते हैं और वो दो वर्ग हमेशा संघर्ष की स्थिति में रहते हैं और ये संघर्ष का मेन कारण जो होता है वो आर्थिक कारण मेन होता है। इसीलिए जब भी हम मार्क्स को कहते हैं तो हम मार्क्स को कहते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ठीक है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो इसी पे बेस्ड करके जो सारी ये आइडियोलॉजी है जिसमें कि क्लास स्ट्रगल या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, सेंटर पे है। ठीक, हमेशा से दो वर्ग यानी कि दो क्लासेस क्या है सेंटर पे हैं। तो इसके आधार पे जो मार्क्स ने थ्योरी दी उसको एक सार रूप में हम मार्क्सिज्म कहते हैं। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का अर्थ है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर की जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, उसके हाथों में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, यानी कि उत्पादन के साधन होंगे। उत्पादन के साधनों में अलग अलग चीज़ें शामिल होती हैं, जिसको कि हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में आती हैं। अब यहाँ पर यह स्थिति होगी जो प्राइवेट ओनरशिप है, यानी कि निजी संपत्ति है, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि जो सारी संपत्तियाँ होंगी वो कॉमनली ऑन्ड होंगी, यानी कि पूरे समुदाय के पास होंगी, और यहाँ पर सोसाइटी बिना किसी क्लास के होंगी। नेक्स्ट है एक सोशलिज्म की भी बात करते हैं। जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सोसाइटी के सारे इंडिविजुअल हैं उनके पास संपत्ति है, किसी एक के पास संपत्ति ना हो के सारों के पास ही कुछ ना कुछ संपत्ति है। यानी कि जैसे एक पूरा खेत है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगी, लेकिन उस गांव में मान लेते हैं ये गांव है और गांव में एक बड़ा सा खेत है, तो उस गांव के जितने भी लोग हैं सबका उसमें कुछ न कुछ हिस्सा रहेगा, ठीक है। यानी कलेक्टिव ओनरशिप हमको देखने को मिलेगी किसमें, सोशलिज्म में। जब अगली चीज है कैपिटलिज्म, ठीक है। कैपिटलिज्म की हम जब बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में प्राइवेट क्या कहते हैं ओनरशिप हमको देखने को मिलती है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन हमको देखने को मिलते हैं, जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के उत्पादन के साधनों में अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं, अपना उनकी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं, और सप्लाई और डिमांड को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का कार्य करते हैं, डिटरमाइन करने का कार्य करते हैं, और जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट, जो एक मेन मुद्दा होता है किसका, कैपिटलिज्म का। और यह एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क निर्धारित करता है जिससे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको क्या हो, वो सेफ रहे और वो ट्रांसफर अच्छे से हो पाए। तो ये बेसिक फंडा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मार्क्सिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, ठीक है। मार्क्सिज्म तो मार्क्स की थ्योरी से रिलेटेड, जिसमें कि वो सोशल और इकोनॉमिक रेवोल्यूशंस के द्वारा क्या होगा, जो एक्सप्लॉयटेशन है किसका, प्रोलेटेड क्लास का या फिर ऐसों का, हैव्स नॉट का, वो क्या होंगे, रेवोल्यूशन करेंगे और एक नया सिस्टम हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कम्युनिज्म यानी कि कम्युनली ओन्ड, यानी कि जहाँ पर की संपत्ति एक व्यक्ति के पास ना होकर क्या होगी, पूरी कम्युनिटी के पास संपत्ति होगी। जबकि सोशलिज्म में क्या होगा, सभी इंडिविजुअल के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। और कैपिटलिज्म में जहाँ पर ये बात की जाती है कि हमेशा प्रॉफिट की जहाँ पर बात की जाती है, डिमांड और सप्लाई की जहाँ पर बात की जाती है, इसके अलावा जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जाती है। तो ये कुछ बेसिक्स थे। अब मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ये जो स्लाइड है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत ही ब्रीफ में दी गई हैं और बहुत ही होलिस्टिकली भी दी गई हैं, ठीक है। अगर आप इस स्लाइड को ढंग से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी और बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। की कॉन्सेप्ट हैं किसके, मार्क्सिज्म की थ्योरी के। पहली चीज़ हम देखते हैं कि जो मार्क्स जब भी बात करते हैं तो बात करते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से बटी हुई रहती है। तो उन्होंने कहा जो जब भी हम सोसाइटी को देखते हैं तो उन्होंने एक ऐसा एक ट्रायंगल बनाया और कहा कि सोसाइटी है उसका जो बेस होता है, चाहे वो कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो अभी की सोसाइटी हो जिसको कि हम कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसको कि हम पूंजीवादी समाज कहते हैं, या फिर फ्यूडल सोसाइटी हो, तो कोई भी सोसाइटी होगी उसका जो बेस होगा वो इकोनॉमी होगी, ठीक है। यानी कि आर्थिक व्यवस्थाएं या फिर आर्थिकी किसी भी समाज की क्या होती है, बेस होता है, आधार होता है, और इसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि जो सब स्ट्रक्चर कहने का मतलब है जो सारी चीज़ें एक सोसाइटी को बनाती हैं, जो सोसाइटी की एक नींव डालती हैं, वो है इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो कि सब स्ट्रक्चर है, सब स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होगा, सुपर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर होगा। यानी कि जो अधोसंरचना है, अधोसंरचना के अंतर्गत देते हैं कि जिस समाज में जिस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम होगा उसी तरीके की वहाँ पर क्या होगी, आइडियोलॉजी होगी, ठीक है, उसी तरीके का वहाँ पे धर्म होगा, उसी तरीके की पॉलिटिक्स होगी, उसी तरीके का एजुकेशन होगा, आर्ट उसी तरीके का होगा। तो सारी चीज़ें क्या होंगी, इंटरकनेक्टेड हमारी देखने को मिलेंगी। जैसे अभी पूंजीवादी समाज है तो धर्म में हम देख रहे हैं कि कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन हम देख रहे हैं, ठीक है। हमेशा धर्म को भी एक ऐसे बिजनेस के तौर पे हम देखते हैं कि जहाँ पर कितना हमको ज़्यादा फायदा हो, अगर हम ऐसे जगहों पे क्या करें, अपनी शॉप खोल दें जहाँ पर कि मंदिर है तो वहाँ पर हमको कमाई ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल दें, तो ये सारी जैसे धर्म भी है। या फिर अगर हम आर्ट की ही बात करें तो आर्ट भी उस तरीके से हम सेल करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे हम अपनी अपनी मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स भी उसी तरीके से हमारी डिटरमाइंड होती है कि जैसे कि एक प्रत्याशी है, वो अपना इतना कैपिटल लगाएगा अपने प्रचार में, सारे लोगों को देगा, उसके बाद वो कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट क्या करेगा, ड्राइव करेगा।
कि मुझे अगर मैंने 1 करोड़ रुपए किस में लगाया, प्रचार में लगाया है, अपनी सारी चीज़ों में लगाया है, लोगों पे लगाया है, तो मैं उसको क्या करूँगा, रिकवर करूँगा, अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालूंगा। ठीक है, तो जो भी सोसाइटी होती है, या फिर अगर फ्यूडल सोसाइटी है तो वहाँ उस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी में हमने क्या देखा कि अभी क्या है, कैपिटलिज्म है, तो कैपिटलिज्म के आधार पर रिलीजन भी हमारा चेंज हो रहा है, एजुकेशन भी हमारी चेंज हो रही है। एजुकेशन में भी हम देख रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रॉफिट ड्रिवन क्या कहते हैं जो भी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सारी चीज़ों का फर्क किस पे पड़ रहा है, सुपर स्ट्रक्चर पे पड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी सब स्ट्रक्चर होता है, जो अधिसंरचना होती है, जो कि आधार होता है समाज का, वो इकोनॉमी होती है हमेशा से मार्क्स के लिए, और इसीलिए मार्क्स को हम बोलते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। ठीक, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं सॉरी नेक्स्ट है प्रोलेटरेट और बुर्जुआसी। ये किस चीज़ में है, जब भी हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसने कहा 2 क्लासेस होती हैं जो कि हैं प्रोलेटरेट और बुर्जुआसी। प्रोलेटरेट मतलब सर्वहारा। ठीक है, सर्वहारा यानी कि जो हर तरीके से हारा है, जिसका कि हमेशा से शोषण होता है, जिसको कि उत्पादन के साधन जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा जो कार्य करता है लेकिन फिर भी उसको उतनी मजदूरी नहीं मिलती, उतने वेजेस नहीं मिलते, काम के घंटे फिक्स नहीं होते, तो बहुत सारी परेशानियां उसके पास है, एक तरीके से वो पावरलेस है। तो इंडिविजुअल हु सेल देयर लेबर पावर इन द कैपिटलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, और जिसके पास केवल एक ही चीज़ है जो कि उसका श्रम है, उस श्रम ही उसके पास है जिसको कि वो बेचता है, किसमें, बाजार में सिर्फ श्रम वो बेचता है। दूसरी ओर जो बुर्जुआसी है, जब हम मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे, मार्क्सिस्ट फिलोसफी में बात करेंगे, तो बुर्जुआसी का अर्थ होता है कि एक ऐसा वर्ग जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, उत्पादन के साधन हो, सभी चीज़ों पर उसका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बुर्जुआसी, या फिर अगर हम इसे हिंदी में कहें तो पूंजीपति वर्ग। तो इस तरीके से क्या है, 2 हमने वर्ग देखे। और हमेशा से मार्क्स के लिए इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, वर्ग इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए अगर हमको ब्रॉड फ्रेमवर्क को देखना चाहें तो ये मैक्रो थ्योरिस्ट हैं, यानी कि जो समाज को, पूरे समाज को एक तरीके से एक साथ देखते हैं। इसी में एक चीज़ आती है फॉल्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, मिथ्या चेतना, इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन ये एक जस्ट अ ब्रीफ में है, या फिर आपके रिवीजन के पर्पस के लिए आप लास्ट टाइम पे देख सकते हैं जब हम सारे कॉन्सेप्ट पूरा कर लेंगे। फॉल्स कॉन्शियसनेस यानी कि मिथ्या चेतना। मार्क्सियन आइडियोलॉजी में हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस क्या होती है, हमारी चेतना होती है। ठीक है, अब मिथ्या चेतना क्या होती है, जबकि जो प्रोलेटरेट है या सर्वहारा वर्ग है, या फिर हम कहें हैव्स नॉट है, जिनके पास बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें नहीं है, जिनके पास उत्पन्न के साधन नहीं है, ऐसे वर्ग को बुर्जुआसी वर्ग के द्वारा हमेशा से एक भ्रम जाल में रखा जाता है। ठीक है, या फिर कहें एक माया जाल में रखा जाता है। उनको ये दिखाया जाता है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम आपके भलाई के लिए सारे कुछ कर रहे हैं। तो क्या किया जाता है कि उनको जैसे बीच बीच में कुछ बोनसेस दे दिए जाते हैं। ठीक है, फेस्टिवल आया तो उनके परिवार के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से लेकिन काम उनको पूरा कराया जाता है, जो कि अभी के समाज में हम देखते हैं। ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे गिफ्ट्स दे दिए जाते हैं। तो इससे जो प्रोलेटरेट होता है उसे लगता है कि जो पूंजीपति वर्ग है तो वो तो उसके भलाई के लिए ही कार्य कर रहा है, वो चाहता है कि वो हमारी हमेशा क्या चाहता है, भलाई चाहता है। लेकिन इसके जो रूट में है वो ये चाहता है कि जो प्रोलेटरेट है उसे कभी भी पता न चले कि उसका शोषण हो रहा है। ठीक है, उसके शोषण को वहाँ पर दबाया जाता है। तो इसीलिए मार्क्स बात करते हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस की। ठीक है, नेक्स्ट है एलिनेशन। अब कैपिटलिस्ट दुनिया है, ठीक है, पूंजीवादी समाज है, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर भी है, यानी कि श्रम का विभाजन है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक पर्टिकुलर कार्य ही कर रहा है। जैसे हमने डरखाइम में भी देखा कि अभी की सोसाइटी ऑर्गेनिक सोसाइटी है, जहाँ पर कि हायर डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिल रहा है। हायर डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होगा कि एक व्यक्ति सेम ही कार्य करता जा रहा है। जैसे एक व्यक्ति का अगर फैक्ट्री में अगर मान लेते हैं कि उसको कुछ पार्ट्स असेंबल करने हैं, तो वो सिर्फ वही काम करेगा, वो उसमें कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाता है। ठीक है, उसको एक प्री डिफाइंड पाथ से काम करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैकडोनल्ड्स में अगर कोई काम करता है तो वहाँ पर उसे फिक्स चीज़ें ही करनी पड़ती हैं।
ठीक है। उसको वो और जो प्रोसेस है वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसमें कोई अपनी वो क्रिएटिविटी नहीं लगा सकता है। तो इसलिए जब इंसान अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा पा रहा है, जब वो एक मशीन की तरह हो गया है, यंत्रवत हो गया है, तो वह अपना क्या करता है, वो कटा कटा सा रहता है सारी चीज़ों से, ठीक है। उसे बहुत ज़्यादा बोरियत होने लगती है। और वो जो उसका ह्यूमन नेचर है, जो हमारा ह्यूमन नेचर है, वो किस चीज़ का नेचर है, जो क्रिएटिविटी का नेचर है। ह्यूमन क्या है, एक क्रिएटिव क्रिएचर है। तो जब क्रिएटिविटी का उसका ह्रास होता है तो वो किस स्थिति में आता है, अलगाव की स्थिति में आता है, जिसके बारे में हम देखेंगे। अब है कैपिटलिज्म, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म में हम देखते हैं कि जो उसका गोल होता है, जो उद्देश्य होता है कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि कितना अधिक से अधिक हम क्या करें, सरप्लस प्रॉफिट करें। यानी कि हम क्या करें, अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं, अधिक से अधिक हम क्या करें, उत्पादन करें। उत्पादन करने के साथ साथ हम क्या करें, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, जिसका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलती है, प्राइवेट ओनरशिप देखने को मिलती है। अब जो हम बात कर रहे हैं बार बार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन, तो इसमें क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होती है फैक्ट्रीज, मशीन्स और जो टूल्स जो कि वेल्थ प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। सम form of labor's cooperation are due to a technical necessity but others are social control function relative to a class and status hierarchy। तो हमको देखने को मिलता है कि समाज में एक तरीके से सामाजिक श्रम का विभाजन हमको देखने को मिलता है, जिस तरीके से हमने बात की थी किसके उसमें, इमाइल डर्कहाइम के उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मेन हम जब हम मार्क्स को और अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अब हम कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म हमने देख लिया था, कब हुआ था, 1818 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में हुआ है, ठीक है। जर्मनी के ट्रियर में हुआ है, जो कि प्रूशिया के एक जूइश फैमिली से हैं। उन्होंने हिस्ट्री, लॉ, फिलोसॉफी कहाँ पढ़ी, बून पे पढ़ी, ठीक है। क्या फ़र्क पड़ा इससे, जब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री, तभी तो वो अपना हिस्टोरिकल एनालिसिस देते हैं, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की भी बात करते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलोसॉफी पढ़ी थी। ही वॉज अट्रैक्टेड टू सोशलिज्म के से बहुत ज़्यादा क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा 1849 पे वो माइग्रेट कर गए, कहाँ पर, इंग्लैंड पे माइग्रेट किए, और एट द एंड 1883 पे उनकी मृत्यु होगी। वेरियस इश्यूज़ पे उन्होंने लिखा है, किस पे, फिलोसफी पे लिखा है, इकोनॉमिक्स पे लिखा है, पॉलिटिक्स पे लिखा है और सोसाइटी पे उन्होंने लिखा है, ठीक है। और इसके अलावा मार्क्स हीगल के आइडिया से, जिसको कि हीगलियन आइडियलिज्म हम कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित पहले थे, लेकिन बाद में उनका जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमनिज्म और अल्टीमेटली साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे आया। और मार्क्स को हम मानते हैं मानवतावादी विचारक के रूप में, ठीक है। ह्यूमनिस्ट एक थिंकर हैं, क्यों है, क्या ऐसा कह दिया उन्होंने, तो हमेशा जो मार्क्स बात करते हैं वो इमेंसिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, यानी कि मानव जाति के उद्धार की हमेशा वो बात करते हैं। वो जब लास्ट स्टेज भी वो बता रहे हैं कि जहाँ पर कोई क्लास नहीं होगी, जहाँ पर कि कोई लॉज नहीं होगा, जहाँ पर कोई सोसाइटी नहीं होगी, तो वहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल को कंप्लीट फ्रीडम मिले, ठीक है, अल्टीमेट फ्रीडम उसे मिले, वो किसी भी ये सारे जो सिस्टम है उसमें न रहे, वो सिस्टमों के चक्कर से बिल्कुल ही बाहर हो जाए। इसीलिए जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं उनको एक एनार्किस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी। तो अराजकतावादी कहने में तो बड़ा ही नेगेटिव कॉनोटेशन लग रहा है, लेकिन एनार्किस्ट थिंकर वे थिंकर होते हैं जो ये मानते हैं, या फिर वो पर्सन होते हुए मानते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम क्या है, अल्टीमेट चीज़ है। हमेशा से इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सोसाइटी में आपको रहना है तो स्टेट का इतना कंट्रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोल व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए। और एक हमारे एनार्किस्ट थिंकर हैं जिनका नाम है प्रोधन, ठीक है, प्रोधन, ठीक है, इनका भी नाम याद रखना है। और इनकी एक बुक है प्रॉपर्टी इज़ थेफ्ट करके, ठीक है, प्रॉपर्टी इज़ थेफ्ट। तो इनसे भी बहुत ज़्यादा कार्ल मार्क्स प्रभावित हमको देखने को मिलते हैं, और ये क्या है, ह्यूमनिस्ट थिंकर हैं, ह्यूमनिज्म की ओर इनका बहुत ज़्यादा झुकाव है। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। पहली थ्योरी हम देखते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, ठीक है, यानी कि अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का अगर हम ये बात देखें कि इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सेपरेशन एक तरीके से, ठीक है। ये हम कहते हैं ना कि आप एलियन बन गए हो हमारे लिए। एलियन अगर कोई होता है तो मतलब कि वो अलग ही गोला का है, यानी कि वो सेपरेट है हमसे। तो इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो सेपरेशन होता है। इस कॉन्सेप्ट की बात
कहाँ मार्क्स करते हैं। तो ये बुक इंपॉर्टेंट है, जो कि उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट कब आई थी, 1844 में। ठीक, अब जो हमारा रिलेशनशिप है लेबर और ह्यूमन के बीच में, ठीक है, वो एक तरीके से कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो आया, बहुत ज़्यादा हमको चेंज देखने को मिला। ठीक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को एक सिर्फ लेबर की तरह देखा गया कि उसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ किस तक है कि वो अपना लेबर सेल कर रहा है इस सोसाइटी में, बाकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इससे ये हुआ कि व्यक्ति क्या होगा, डिसइंचेंटेड हो गया, यानी कि उसका मोह भंग हो गया। और जो डिसइंचेंटमेंट की बात है, वो जो बात करते हैं वो मैक्स वेबर भी बात करते हैं, लेकिन मैक्स वेबर थोड़ा सा अलग टर्म में बात करते हैं अलगाव की। अब वो कहते हैं कि व्यक्ति जब इस सोसाइटी में है, मॉडर्न सोसाइटी में है, तो बहुत ज़्यादा रैशनल हो गया है, बहुत ज़्यादा तार्किक हो गया है। और तार्किक के कारण जो उसकी इमोशनल साइड थी, ठीक है, जो उसकी किसी तरीके से जिस तरीके से हम डिसीजन लेने की जो क्षमताएं थी वो भी कम हो चुकी है। तो इससे अगर हर समय हम रैशनल ही रहें, हर समय हम लॉजिक को लगाते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम खुद से ही हमारा मोह भंग होने लग जाएगा और हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां पर कि हमको एक तरीके से ये लगेगा कि हम ह्यूमन हैं, तो जो हमारी बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है उससे बहुत दूर जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप देखते हैं कि आपके रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाती है और वहाँ भी आप देखते हैं कि नहीं, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरा 2 दिन मेरे चले जाएंगे, मेरा इतना काम चले जाएगा, मेरा बिजनेस लॉस हो जाएगा, मेरी जॉब में दिक्कत हो जाएगी, बाद में मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। लेकिन हमारा एक इमोशनल साइड भी होता है, अगर हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और फिर भी हम नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जब आप बाद में देखोगे तो कुछ समय बाद आपको डिसइंचेंटेड आप फील करोगे, मोह भंग आप फील करोगे फ्रॉम ग्रुप। तो इस तरीके से मार्क्स भी बात करते हैं कि एलिनेशन में जबकि एक इंसान बिल्कुल ही पावरलेस हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल ही उसकी लाइफ मीनिंगलेस देखने को मिलती है और इससे वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। ठीक है, अब एलिनेशन हर स्टेट में होता है, ऐसा नहीं है कि हर सभी स्टेट में सिर्फ कैपिटलिस्टिक में है, लेकिन हाँ कैपिटलिस्टिक में बहुत ज़्यादा एलिनेटेड व्यक्ति हो जाता है। नाउ पहली सोसाइटीज़ में व्यक्ति क्या था, किससे एलिनेटेड था, नेचर से एलिनेटेड था। ठीक है, उसको क्योंकि नेचर जो थी ना पहले के समय में, तो बहुत ही पावरफुल एक चीज़ मानी जाती थी जो प्रकृति है, क्योंकि कभी भी भूकंप आ जा रहे, कभी भी बारिश आ जा रही, कभी भी बाढ़ आ जा रही, तो व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल बौना समझ रहा है वहाँ पर, और वहाँ से वो एलिनेशन महसूस कर रहा है कि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे जैसे एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन में व्यक्ति गया, तो हमेशा से जो एलिनेशन है वो बढ़ा ही बढ़ा, कभी घटा नहीं। और यहाँ पर हमने देखा कि जो व्यक्ति है, अगर हम कहाँ की बात करें, कैपिटलिस्ट की बात करें, तो यहाँ पर वो एक स्लेव बन गया है प्रोडक्शन का। ठीक है, एक तरीके से गुलाम बन गया है। इंडिविजुअलिटी उसकी बहुत ज़्यादा लॉस हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि एक इंडिविजुअल इसेंशियली अगर हम बात करें तो क्रिएटिव होता है। ठीक है, उसमें खुद की एक कॉन्शियसनेस होती है, ठीक, और जिसको कि एक ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो मैन इन अ मोड ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाइड एज सोशल बीइंग। ठीक है, जो नेचुरल बीइंग पहले था, तो ये टर्म आपको याद रखना कि अभी जो मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे बड़ा, जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मैन को एज ए सोशल बीइंग ट्रीट किया जा रहा है, एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं, या फिर एज ए नेचुरल बीइंग नहीं, एज अ सोशल बीइंग, जिसका काम क्या है, प्रोडक्टिविटी लाना, जिसका काम है कि 12-12 घंटे काम करना, जिसका यही काम है कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ सके। ठीक है, अपने लेबर को कैसे उससे सके। तो यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है ऑब्जेक्टिफाइड हो जाती है और वो एक तरीके से कंट्रोल खो लेता है अपने आप पे। नाउ वर्क ही सेंटर्ड माना जाता है किसके, इंडिविजुअल लाइफ के, और इससे क्या हुआ, जैसे हम बार बार बात भी कर रहे हैं कि क्रिएटिव बीइंग जो उसका था, जो क्रिएटिविटी उसकी थी, वो हमको एक तरीके से खतरे में देखने को मिली और वो एलिनेटेड महसूस करता है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 4 डायमेंशंस क्या क्या है एलिनेशन के, कहाँ कहाँ से व्यक्ति एलिनेटेड हो सकता है। पहली तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, मान लेते हैं कि मारुति की एक फैक्ट्री है, वहाँ पर एक इंडिविजुअल कार्य करता है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही कार्य करेगा, मान लेते हैं कि उसका काम है कि जो स्टीयरिंग है उसे ठीक से लगाना, उसे असेंबल करना, तो वही वो काम कर रहा है। तो वो पूरी जो प्रोसेस थी शुरुआत से एंड तक की प्रोसेस, उससे पूरा पूरा एलिनेटेड हो गया, सिर्फ वो एक ही कार्य कर रहा है, मतलब प्रोसेस में शामिल ही नहीं है। दूसरी चीज़ होती है एलिनेशन फ्रॉम दी प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसने भले ही उसने बनाया है, लेकिन वो उसे ओन नहीं करता, उसके पास वो कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है,
कि किस तरीके से प्रोडक्ट होगा, किस तरीके से क्वांटिटी होगी, ठीक है, बिल्कुल प्रोडक्ट की प्रोसेस से भी, प्रोडक्ट से भी एलिनेटेड हो जाएगा। और अगर उसे वही प्रोडक्ट अगर क्या करना है, लेना है, तो उसे परचेज करना पड़ेगा, ना कि उसे मिलेगा वो, ठीक। यानी कि जो प्रोसेस थी पूरी प्रोडक्ट की, उससे भी क्या हो गया, एलिनेटेड हो गया। पहली तो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा खुद प्रोडक्ट से। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक वर्कर हूँ जो कि क्या बनाता है, मोबाइल असेंबल करता है किसी फैक्ट्री में। तो अब मैं चाहूँ भी तो वो उस पर मेरा कोई हक नहीं है, मैंने वो सिर्फ बना दिया और प्रोडक्ट आगे चले जाएगा, तो उससे मेरा कोई जुड़ाव महसूस मुझे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिवली कार्य कर रहा हूँ। एलिनेशन फ्रॉम फेलो वर्कर्स, अब मेरा काम जो है एक ही काम है, ठीक है, एक ही तरीके का मैं काम कर रहा हूँ और वह काम भी मेरे को पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में करना है। तो जो मेरा इंटरेक्शन होगा दूसरे लोगों से, जो फेलो वर्कर्स है, वो इंटरेक्शन बहुत कम होगा, मैं इंटरेक्शन कर ही नहीं पाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं जो अपने फेलो वर्कर्स हैं उनसे भी एलिनेटेड हो जाऊंगा। अगली चीज़ है कि एलिनेशन फ्रॉम वन सेल्फ, अपने आप से भी मैं एलिनेटेड हो जाऊंगा, अपने आप से भी मैं जुदा हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा? क्योंकि जो मेरी क्रिएटिव पावर थी वो तो मैं यूज कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझको तो सीधे जो भी प्रोसेस है, जो कि मैनुअल के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, तो मैं अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है उस पर भी नहीं पूछ पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी एलिनेशन के बारे में। किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। अलग अलग थिंकर्स ने भी इस बारे में बात की है। सो थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कार्ल मार्क्स के। थैंक यू।